नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस के कर्मचारियों ने खोल दिया अंदर के राज के बारे में, हार्दिक मामले में नया मोड़ के बारे में, यूपीएससी एग्जाम में कैसे होते हैं बड़े बड़े खेल के बारे में, ओडिशा की बीजेपी सरकार ने नवीन पटनायक को दिया एक और झटका के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे कौन है बेबको कोट जिसने आईएएस पूजा खेड़कर की खोल दी पोल पट्टी, उसके बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें की। अंबानी फैमिली ने अपने कर्मचारियों के लिए खास रिसेप्शन का आयोजन किया था। इसमें उन्हें कैसा महसूस करवाया गया ये सब उनके बाहर आए स्टेटमेंट से ही साफ हो जाता है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुनकर शायद आप भी खुद की मेहमानबाजी में बदलाव लाने की मजबूर हो जाएं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। इसका एक इवेंट ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसमें राइची और भव्यता की जरा सा भी कमी नजर आए। पहले फंक्शन से लेकर रिसेप्शन तक दुनिया भर के नामी लोग इसमें मेहमान बनकर शरीफ होते हुए नजर आए, लेकिन वेडिंग का सबसे लास्ट फंक्शन बहुत ही खास लोगों के लिए रखा गया था। लास्ट वेडिंग फंक्शन का आयोजन करते हुए अंबानी फैमिली ने अपने घर के दफ्तर के सभी कर्मचारियों को इसमें शरीफ होने का न्योता दिया था। जानकारी के मुताबिक इसमें करीब 25,000 लोग परिवार संग पहुंचे थे। ये तो बहुत लाजमी है कि अनंत राधिका के वेडिंग फंक्शन में शरीफ हुई बड़ी बड़ी हस्तियों को वीआईपी और लग्जरी फील्ड ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन इस अरबपति परिवार ने अपने कर्मचारियों को कैसा महसूस करवाया, इस सवाल का जवाब उस वीडियो में छुपा है जो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इसमें जिस तरह से लोग ये शेयर करते नजर आ रहे हैं कि उनके साथ रिसेप्शन में कैसा बर्ताव किया गया, वो अंबानी परिवार की मेहमानबाजी की असलियता को दिखा देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लाइन से जिसके साथ मुकेश अंबानी ने रिसेप्शन पार्टी में अपने कर्मचारियों का खास स्वागत किया। उन्होंने अपने स्पीच में कहा, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। ये अनंत और राधिका की वेडिंग का लास्ट सेलिब्रेशन है, लेकिन मेरे लिए आज का ये जश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इसके बाद अनंत और राधिका ने भी अपनी स्पीच में सबका आभार जताया और कर्मचारियों को अपना परिवार बताते हुए उन्हें वो कारण बताया जिसके कारण अंबानी और रिलायंस बतौर फैमिली एकजुट होकर खड़ा है। उन्होंने ये भी जाहिर करने में हिचक नहीं दिखाई कि कर्मचारियों के बिना ये भव्य आयोजन संभव ही नहीं हो पाता। मेहमान भले ही वो थे जो अंबानी परिवार के नीचे काम करते थे, लेकिन फंक्शन में उन्हें बिल्कुल वैसा ही स्वागत मिला जैसे किसी भी अन्य वीआईपी गेस्ट को दिया गया। ये दिखाता है कि असलियत में समानता और मेहमानबाजी करना क्या होता है। जिस तरह की शानदार चीज़ें हमें यहाँ देखने को और अनुभव करने को मिली उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ऐसी बहुत कम कंपनियाँ हैं जो अपने कर्मचारियों को इस तरह की एक परिवार के रूप में न्योता देती है। इस शादी के जरिए विदेश में हमारे देश के मोटा वसुधैव कुटुंबकों का मैसेज भी गया है। उसे सब सच साबित करने में मुकेश अंबानी ने अहम भूमिका भी निभाई है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इससे अनुभवी करने का मौका मिला। मुझे यहाँ AR रहमान जैसे सितारों की परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। ये मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। अंबानी परिवार के मेहमान बनकर आए कर्मचारियों के लिए खातिरदारी यही नहीं रुकी, बल्कि उनके लिए टॉप क्लास परफॉर्मेंस का आयोजन और फूड का भी बंदोबस्त किया गया। इस कार्यक्रम में AR रहमान से लेकर सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुखविंदर सिंह, मोहित चौहान ये जैसे संगीत के दुनिया के टॉप म्यूजिशियन और सिंगर्स भी परफॉर्मेंस किया। अगर खाने की बात करें तो उसमें भी एक से बढ़कर एक व्यंजन परोस गए थे, जिनसे देश से लेकर विदेशी पकवान तक शामिल थे। आमतौर पर देखा जाता है तो मेहमान कौन है, इसके मुताबिक लोग अपना ट्रीटमेंट भी बदल देते हैं, लेकिन शायद ऐसे सभी लोगों को अंबानी फैमिली से इस मामले में सीख लेनी चाहिए। मेहमान चाहे जो हो, उसे एक समान महसूस करवाया जाना ही सही बर्ताव है। किसी भी जश्न का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ आए लोगों को कैसा महसूस हुआ। जिस तरह से रिलायंस और अंबानी के घर के कर्मचारियों ने सच्चाई बयां की, वो अपने आप में साबित कर गया कि ये सेलिब्रेशन पूरी तरह से सक्सेस रहा और लोगों के दिल और दिमाग में अच्छी यादें हमेशा के लिए कैद हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अंबानी जैसी दौलत हर किसी के पास नहीं, लेकिन एक सच ये भी है कि सभी को एक समान सम्मान देने और अपने खुशियों को बांटने के लिए पैसे की नहीं बल्कि अच्छे व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है।
दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि मुख्य कोच गंभीर चाहते थे कि सूर्य कुमार कप्तान की भूमिका निभाएं, क्योंकि वो हार्दिक की निरंतरता और फिटनेस से आश्चर्यचकित रहे थे। हालांकि अब तक ये एक खुलासा हुआ है और अगरकर का किरदार भी सामने आया है। जब से श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, हार्दिक पांड्या चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस दौरे के लिए टीम के ऐलान से पहले वो दोनों प्रारूप में भारतीय टीम का उपकप्तान थे। बीते 9 महीने के बाद मार्को आईसीसी इवेंट वनडे विश्व कप 2023 और टी20 विश्व कप 2024 में भी वो रोहित शर्मा की डिप्टी रहे थे। हालांकि भारत के टी20 चैंपियन बनते ही हार्दिक को लीडरशिप रोल से दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ गई कि गौतम गंभीर के नए कोच बनने के बाद हार्दिक का डिमोशन हुआ है। गंभीर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि अब न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गंभीर नहीं, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर का भी इस फैसले के पीछे अहम किरदार रहा था। बतौर कोच गंभीर के आने से अगरकर को फैसला लेने में मदद मिली थी। गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने सूर्य कुमार यादव को टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कमान सौंपी, जबकि शुभमन गिल को दोनों प्रारूप में उपकप्तान बनाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि मुख्य कोच गंभीर चाहते थे कि सूर्य कुमार यादव कप्तान की भूमिका निभाएं, क्योंकि वो हार्दिक की निरंतरता और फिटनेस से आश्वस्त नहीं थे। पीटीआई के एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि गंभीर के आने में एक भूमिका जरूर निभाई, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अगरकर हार्दिक की रणनीति समझ से सहमत नहीं थे, जो एक सफल कप्तानी कार्यकाल के लिए आवश्यक है। गंभीर के भारत के मुख्य कोच बनने से राष्ट्रीय स्तर पर हार्दिक की कप्तानी की संभावना पर असर पड़ा, लेकिन अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति भी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि हार्दिक रणनीतिक तौर पर उतने मजबूत है जितनी अंतर्राष्ट्रीय कप्तान से उम्मीद की जाती है। गुजरात टाइटंस की कप्तानी के दौरान हार्दिक को मुख्य कोच आशीष नेहरा से मदद मिली थी, जो ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैदान पर हो रही घटनाओं पर फैसला लेते थे और रणनीति तैयार करते थे। वहीं मार्क बाउचर मुंबई में नेहरा वाला किरदार नहीं निभा पाए थे, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2024 में नुकसान झेलना पड़ा था। ये भी बात सामने आई है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में युवा खिलाड़ी हार्दिक की तुलना में सूर्य कुमार से बातचीत करने या उन्हें जवाब देने में ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हार्दिक के लिए आगे की राय क्या है। हार्दिक जब श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते दिखेंगे, वहाँ शानदार प्रदर्शन कर हार्दिक को खुद को साबित करना चाहेंगे। इतना नहीं, वो सिर्फ भारत के मंच पर निर्भर नहीं कर सकते और उन्हें अपने उपलब्धता और फिटनेस साबित करने के लिए घरेलू टूर्नामेंट भी खेलने होंगे। पिछले 19 महीने में हार्दिक पांड्या ने वाइट बॉल फॉर्मेट से व वाइल्ड बॉल फॉर्मेट में बस 50% मैच खेले हैं, जो कि बेहद ख़राब है। 22 जनवरी 2023 के बाद से हार्दिक ने कुल 79 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में से बस 46 मैच और 59 वनडे मैच में सिर्फ 23 मैच खेले हैं। यानी सीमित ओवर्स के क्रिकेट में कुल 138 मैच में से हार्दिक ने महज 69 मैच खेले हैं। भारतीय क्रिकेट हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहता है और अगर हार्दिक को अगले साल चैंपियन ट्रॉफी खेलने हैं तो उन्हें दिसंबर में बड़ौदा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना पड़ सकता है। हार्दिक के भारतीय टीम की कप्तानी करने के सपने को अभी जरूर झटका लगा हो, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है और इसमें हार कर जीतने वाले कोई बाजीगर माना जाता है। हार्दिक के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो 30 साल के हैं और 1-2 सीरीज में ज़बरदस्त प्रदर्शन उन्हें फिर चर्चा में ले सकती है। यूपीएससी सर्विस सेवा परीक्षा पास करने और आईएएस आईपीएस बनने के लिए लोग कैसे कैसे हथकड़े अपनाते हैं। आईएएस मैटर विकास दिव्यकीर्ति ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आप शायद यकीन नहीं कर पाएँ, लेकिन ये सच है। यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय आईएएस मेंटर विकास दिव्यकीर्ति ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुद सिविल सर्विस रह चुके विकास दिव्यकीर्ति ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि कैसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी कैंडिडेट सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि खुद जनरल हूं, लेकिन जहां तक नीतियों की बात है मैं आरक्षण के पक्ष में रहता हूं। लेकिन यह बात सही है कि रिजेक्शन सिस्टम जो हमने रखा है उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, मेरे ख्याल से जितने लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है
मुझे नहीं लगता है कि 10-20% से ज़्यादा वाकई उसके लिए योग्य होते हैं। हाल में चल रहे आईएएस पूजा खेड़कर के मामले पर उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीतियों की खामियों का गलत फ़ायदा उठाकर लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। दिव्यकृति ने कहा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कितने बारीक पेंच है, अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। नियम यह है कि अगर आप ओबीसी से है लेकिन क्रीमी लेयर में है तो आपके जनरल माना जाएगा, लेकिन लोगों को इससे बचना होता है। एक रूल ये भी है कि अगर आपको पिता या माँ क्लास 1 जॉब में है तो आप ओबीसी नहीं हो सकते, आप क्रीमी लेयर में चले जाते हैं। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में है, वो भी नहीं हो सकते, लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में है, इनकम चाहे 8 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप ओबीसी में रहते हैं। अब एक और खेल खेला गया कि कृषि से होने वाले आय की गिनती नहीं होगी। बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो करेक्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं बड़े पैमाने पर। और पेंच यह है कि ओबीसी में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम नहीं गिनी जाती, केवल पेरेंट्स की गिनी जाती है, जबकि ईडब्ल्यूएस में सबकी काउंट होती है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मेरे पिता आईएएस अफसर है, 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन मेरे पिता क्लास 1 जॉब में है तो मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना कि जीवन भर काम चल जाएगा, कई बिल्डिंग्स खरीद लिए, किराया हर महीने लाखों में आता है। मुझे आईएएस बनना है। मैंने पापा से कहा कि जनरल से नहीं बन पाऊँगा, ओबीसी से बनना है, आप सपोर्ट करो, आप रिजाइन कर दो। उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब मुझ पर यह सीमा लागू नहीं होती कि मेरे पिता ग्रुप 1 जॉब में है, लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टी आय की सीमा लागू होगी और मेरे पेरेंट्स अपने सारे प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड में मेरे नाम कर देंगे। अब उनकी इनकम साल की 6 लाख रह गई, मेरे महीने में 60 लाख हो गई, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर मैं हर महीने 50 लाख भी कमा रहा हूँ, जब ये यूपीएससी परीक्षा दूंगा मुझे ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे कम कैसे, लेकिन मैं वास्तव में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये किया है। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरीके से चलता है। इसमें नियम यह है कि पूरे परिवार की आय गिनी जाती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल की। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ये और आसान है। इसमें नियम है कि आपकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, घर 1000 फीट से ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर फ्लैट है तो नोटिफाइड में तो 100 गज और नोटिफाइड में तो 200 गज से ऊपर ना हो, 8 लाख से ऊपर पारिवारिक आय ना हो। परिवार मतलब माता पिता, मेरे भाई बहन, पति और पत्नी और बच्चे। हमारे देश में कम से कम 80% से ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां सैलरी इनकम का पता नहीं चलता। आय कम दिखाना आसान है। जिस साल आपने अपनी आय 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के योग्य हो जाते हैं, जहां क्लास 1 क्लास 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं होने चाहिए। मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनके पास बहुत ज़मीन थी, उन्होंने 4.9 एकड़ छोड़कर बाकी सब बेच दी थी, किसी और के नाम पर कर दी, क्योंकि सीमा 5 एकड़ की चाहिए। 1000 फीट की प्लांट की रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, जिनकी इनकम मिलाकर 1 लाख है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने की मेडिकल लीव ले लेगा। अब उस साल के आईटीआर में दोनों की साल भर की इनकम 7.90 लाख रुपये आई। उनका बच्चा यानी कि कैंडिडेट अगले यूपीएससी अटेंडेंस में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत आ जाता है। यहाँ तक मामले हैं जो बच्चे खुद सिविल सर्वेंट है वो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं। कैसे? मान लीजिए उसके सैलरी 70,000 है, लेकिन उसे आईपीएस में बाय यूपीएस क्रैक करना है या हाई रैंक के लिए फिर से परीक्षा देनी है। अब वो 4 महीने की छुट्टी लेगा। ऐसे उसकी और माँ या पिता की इनकम मिलाकर 7.90 लाख बन गई। सिर्फ आईटीआर के आधार पर यह फैसला होता है, वो भी सिर्फ पिछले साल के। यानी जब भी ज़िंदगी में ईडब्ल्यूएस बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, बस आपको नौकरी में आरक्षण का फ़ायदा मिल जाता है। दोस्तों, राज्य सरकार ने बिजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया है। इसका नाम बदलकर ओडिशा राज्य खेल सम्मान कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य खेल एवं युवा सेवा विभाग ने इस सम्मान को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यह पुरस्कार पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने शुरू किया था।
नवीन पटनायक ने इस पुरस्कार का नाम अपने पिता और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक के नाम पर रखा था। यह पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है। यह पुरस्कार राज्य के सफल खिलाड़ी, कोच, खेल पत्रकार और खेल संस्थान को दिया जाता है। बिजू पटनायक खेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं। हालांकि नई सरकार ने इसका नाम बदलकर इस पुरस्कार को 3 और श्रेणियों में देने का फैसला किया है। राज्य खेल और युवा सेवा विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश में इसका उल्लेख किया गया है। पहले यह पुरस्कार आजीवन उपलब्धि, खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कोचिंग में उत्कृष्टता, खेल पत्रकारिता में उत्कृष्टता और खेलों को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया जाता था। अब इन 5 श्रेणियों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैर खिलाड़ी, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खेल तकनीक अधिकारी, सहायक स्टाफ को जोड़ दिया गया है। तीनों नवनिर्मित श्रेणियों की पुरस्कार राशि 1/1 लाख रुपए में रखी गई है। इसके साथ ही खेल एवं युवा सेवा विभाग ने पुरस्कार आने वाले खिलाड़ियों को, प्रशंसकों और खेल पत्रकारों की पात्रता और चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उधर बिजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदलने पर राजनीति शुरू हो गई है। इसे लेकर बिजू जनता दल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद मुन्ना खान ने कहा है कि नाम बदलने या रंग बदलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें काम करना चाहिए, अपनी योजना बनाए। अगर आप बिजू बाबू के खिलाफ काम करेंगे तो लोग असंतुष्ट होंगे और ये खतरनाक होगा। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर मामले में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पूजा खेड़कर पर भी अब UPSC ने केस दर्ज किया है। उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया है। आपके उम्मीदवार क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए? UPSC की ओर से उन्हें ऐसे कारण बताओ नोटिस भेजा गया इसके बारे में। इसी बीच एक ट्वीट से भी ये सारा मामला सामने आया है। वैभव कोकट ने 6 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया। वैभव कोकट ने ट्वीट पर लिखा था, ट्रेनी IAS ID कारों को उपयोग कर रहे हैं। ID कार को नियम में कहा गया है कि निजी वाहन पर महाराष्ट्र सरकार लिखा साइन बोर्ड लगाना अनुचित है। लेकिन पुणे कलेक्ट्रेट प्रोबेशन पर चल रहे 2022 बैच के IAS डॉक्टर पूजा खेड़कर ने महाराष्ट्र सरकार की VIP नंबर वाली निजी OD कार ली। इसके अलावा इस निजी कार में लाल और नीली बत्ती में लगा हुई थी। उन्होंने आगे भी लिखा था, पुणे कलेक्टर ऑफिस में इस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है कि आखिर ये बड़े अधिकारी कौन है जो ऑडी कंपनी की लोगों और लैब वाली लग्जरी कार निकल कर ऑफिस आते हैं। खास बात यह है कि ये ऑफिसर मैडम दिन में भी अपनी कार की लाइट जलाते रखती हैं। इन अधिकारी महोदयों के कार नाम केवल कार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब वरिष्ठ अधिकारी सरकारी काम के लिए मुंबई में मंत्रालय में गए तो इस अधिकारी महोदय ने उनका बरामद कर कब्जा कर लिया और वरिष्ठों के बरामद का सामान बाहर निकाल लिया और वहां अपना ऑफिस बनाया और अपने नाम का एक बोर्ड भी लगाया। उन्होंने आगे भी लिखा था कि पुणे के कलेक्टर सुभाष दिवस ने अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को एक रिपोर्ट दायर की है और इस रिपोर्ट में कलेक्टर ने अधिकारी मैडम की जीत का जिक्र भी किया है कि मेरा कार्यालय कलेक्टर के कार्यालय के बगल में होना चाहिए और मुझे एक कांस्टेबल चाहिए और मुझे ये कार चाहिए। अधिकारी मैडम के पिता कलेक्टर कार्यालय आते हैं और वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों से कहते हैं कि तुम सब मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, तुम्हें जीवन भर उसे ऐसा पद कभी नहीं मिलेगा। धमकी भी देते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को परेशान करोगे तो भविष्य में तुम्हें भी भुगतान पड़ेगा। यहाँ तक कि अफसर मैडम को भी ये दफ्तर पसंद नहीं आया जिसकी मरम्मत बेहसाब जीत से की गई थी। ट्वीट में आगे भी कहा था, ट्रेनी पर रहने वाले अधिकारियों को कार, सैनिक हॉल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। जिलाधिकारी ने उन्हें ऊपर जिलाधिकारी का पदभार वापस देने का संकेत दिया। इस पर पूजा खेड़कर ने व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कहा कि ये मेरा अपमान है। प्रोबेशन पर चल रहे इस अधिकारी का आचरण एक प्रशासनिक अधिकारी का अनुरूप नहीं है। जिला कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में विस्तृत सुझाव दिया है कि जिले में सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण हेतु जिला बदला जाए। ट्वीट में वैभव कोकट ने आगे भी कहा है, नए अधिकारी इतने उत्साहित क्यों है? 10-15 साल पहले या उससे पहले सरकारी सेवा में आए अधिकारियों में अपने काम के प्रति बहुत जागरूकता होती है और स्वभाव में आधिकारिक और विनम्रता होती है। लेकिन पिछले 5-6 साल से सरकार सेवा में आए
कई महाभागों की मंशा केवल सतही नौकरी की होती है। मैं तेज़ी से बड़ा होना चाहती हूँ। मैं अमीर भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर रहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर दर्शन का प्रसार करना है। पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक सेवा में बहुत चिंताजनक लहर आई है। कुछ उपवादों के साथ ये कहने का समय आ गया है कि पुराने अधिकारी नए अधिकारियों से बेहतर है। अब यह मामला सामने भी आया है। वहीं उसके बाद उन्होंने कहा, एक ट्वीट में बहुत ताकत होती है। हमें निडर होकर लिखना चाहिए। भले ही समय कठिन हो, आम आदमी को केंद्र में रहकर सच बोलना चाहिए। सिस्टम के खिलाफ लिखें और बोलें। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि सिस्टम को झुकाने की ताकत आपको लिखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।